नटराज का आशीर्वाद और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। जो जिसके योग्य है उसे वो सब कुछ मिले। आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? अपने सबसे बड़े शत्रु को ही प्रतियोगिता का निर्णायक बना दिया। जानबूझ कर किया। ये श्रीनिवास जितनी ऊंचाई चढ़ेगा उतनी ऊंचाई से ये नीचे भी गिरेगा वाला। तुम बस प्रतीक्षा करो और देखते जाओ। तो ऐसा किया क्यों? मैंने पद्मा को उसकी सखी से कहते सुना, जब स्वयंवर में सबको नृत्य प्रस्तुति के लिए कहा जाएगा ना, तो मुझे विश्वास है कि कोई भी उसमें सफल नहीं होगा। तब मैं श्रीनिवास से कहूंगी कि वो अपनी कला प्रस्तुत करे। किंतु पद्मावती ये नहीं जानती कि एक राजकुमारी अपने चयनकर्ता के साथ, अपने गुरु के साथ विवाह नहीं कर सकती। निर्णायक स्वयं प्रतिभागी नहीं हो सकते। नटराज जी के आशीर्वाद से स्वयंवर आरंभ करते हैं। श्रीनिवास, तुम पद्मावती के गुरु रह चुके हो, अतः तुम ही सबको बता दो कि प्रतियोगिता के नियम क्या होंगे और विजेता का चुनाव किस आधार पर होगा। इस स्वयंवर के निर्णायक के रूप में मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि हर एक प्रतिभागी की संगीत और ताल की समझ, मुद्राएं और भाव व्यक्ति, इन 3 प्रमुख मापदंडों पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी सबसे अधिक श्रेष्ठ है। नियम सरल है, आशा है आप सभी संतुष्ट हैं। तुम्हें पता है राजकुमारी पद्मावती ने नृत्य प्रतियोगिता रखी है अपने वर को चुनने के लिए। मैं तो सब कुछ छोड़ने के लिए सच हूँ, ताकि मैं उस व्यक्ति से विवाह कर सकूं जिसे मैं प्रेम करती। कोई राजा हो या फिर श्रीनिवास की भांति कोई नर्तक ही क्यों ना। कहाँ खो गई? मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। वो मैं राजकुमारी के विषय में सोच रही थी कि उनका वर कैसा होगा। राजकुमार ही होगा ना। मैं तो आशा करती हूँ कि उनमें से किसी राजकुमार का नृत्य में भा जाए। दूसरे प्रतिभागी को बुलाया जाए। इस राजकुमार के नृत्य ने तो समय की गति को ही धीमा कर दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये नृत्य तो कभी समाप्त नहीं होने वाला। अगला प्रतियोगी। ये राजकुमार यदि ऐसा नृत्य करेंगे तो हो चुका इनका चयन। बात मेरी इच्छा तक पहुंचेगी ही नहीं। ऋषि भृगु और श्रीनिवास ही इन सबको अनुत्तीर्ण कर देंगे। श्रीनिवास, बहुत मूर्ख बना लिया तुमने मुझे। अब तुम्हारी बारी है। सभी राजकुमारों को एक एक करके भी अगर स्वयंवर से निकालोगे तो भी तुम्हारे मन में जो उद्देश्य है मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। श्रीनिवास, मैं पद्मावती से तुम्हारा विवाह कदापि नहीं होने दूंगा। अगला प्रतियोगी। सबने ही बड़ा सुंदर प्रदर्शन किया।
किंतु समय का संकेत है, आज यहीं ठहरना होगा। आज की चुनौती यही समाप्त की जाती है। मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं यहां पधारने के लिए। अब आगे का मूल्यांकन कल होगा। माँ, मैंने सुना है कि राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर में बहुत से धुरंधरों ने नृत्य प्रस्तुत किया। सब कुछ कैसा रहा होगा ना? राजकुमारी को कौन अच्छा लगा होगा? इतने गुणवान राजकुमारों ने भाग लिया है, कोई ना कोई तो अच्छा लगा ही होगा। तुम इतनी उत्सुक क्यों हो रही हो? तुम्हारे बाबा और श्रीनिवास आकर तुम्हें सब बता ही देंगे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। दोनों ही निर्णायक बने हैं। क्या बाबा के साथ श्रीनिवास भी निर्णायक बना है? तुम्हें अब तक नहीं पता था? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मुझे तो लगा था कि ये सारी बातें तुम्हें पहले पता होती। वैसे इतनी प्रसन्नता की बात मुझे अब ज्ञात हो रही है, किंतु कोई बात नहीं, मैं श्रीनिवास के लिए प्रसन्न हूँ। राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर का निर्णायक बनना कितने सम्मान की बात है ना? राजा आकाश कितने प्रसन्न हुए होंगे उससे। श्रीनिवास, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं जो तुमने चयनकर्ता बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तुम इतने समय से पद्मावती को नृत्य सिखा रहे हो, इसलिए तुम्हें ज्ञात ही होगा कि नृत्य उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे यही आशा करता हूं श्रीनिवास कि तुम उसके लिए उचित वर ही चुनोगे। क्षमा कीजिए, किंतु मेरी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ऋषि भृगु एक दृष्टि में व्यक्ति की प्रतिभा, उसके गुण उस व्यक्ति को समझ जाते हैं। उनके रहते मुझे निर्णायक बनाना आवश्यक था ही नहीं। मैं बस इसलिए बना क्योंकि आपने मुझे वो सम्मान दिया, आपने मुझे आदेश दिया और उसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। तो सौभाग्य के लिए आपका धन्यवाद। तो ऋषि भृगु के होते हुए किसी और की आवश्यकता नहीं। आगे दीजिए। देखा ऋषिवर, श्रीनिवास गुणवान होने के साथ साथ कितना विनम्र भी है। ऐसे मनुष्य कहाँ मिलते हैं आजकल। ऋषिवर, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि श्रीनिवास पद्मावती के स्वयंवर में सम्मिलित हो पाया। उचित कहा आपने राजन। आज के समय में श्रीनिवास जैसे युवक मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ये निर्णायक बनने के पश्चात इतना थक जाता हूँ ना मैं, इतने सारे कार्य क्या करूँ गोविंदराज, थक गया मैं। ये मेरे समक्ष इतना नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है श्रीनिवास। क्या आवश्यकता थी वो प्रस्ताव स्वीकार करने की? आपने देखा नहीं कितनी बड़ी सभा थी, कितने बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े राजा आए थे, राजकुमार आए थे। उन सब के समक्ष राजा आकाश ने और राजकुमार ने मेरे समक्ष प्रस्ताव रखा। उसे सम्मान नहीं देना चाहिए? मैं मना करता तो पता क्या कहते हैं, ये देखो ये श्रीनिवास, इसे कितना अभिमान है। हाँ ठीक है ठीक है। अब चयनकर्ता बन गए हो तो अपने बड़ बोलेपन में वहां कुछ ऐसी बात मत कह देना जिससे कि कोई समस्या खड़ी हो जाए। पहले ही ऋषि भृगु को रुष्ट कर चुके हो तुम, याद है ना, वो स्वयंवर की तिथि परिवर्तित करके। अब तो ऋषि भृगु जो कहें, जैसा कहें, बस उनकी हाँ में हाँ मिलानी है तुम। अभी तो श्रीनिवास ने आत्मनिर्भर होने की बात कही थी और देखो राजकुमारी के स्वयंवर में उसे चयनकर्ता बनने का अवसर भी मिल गया। कितनी प्रसन्नता की बात है ना। राजा आकाश ने चयनकर्ता के रूप में उसे चुना तो वो तो आत्मनिर्भर ही हुआ ना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब बाबा मेरी और उसके विवाह के लिए मान ही जाएंगे। आप आ गए? कैसा रहा राजकुमारी के स्वयंवर का प्रथम दिवस? राजकुमारी पद्मावती को कोई राजकुमार पसंद आया? कहती, मुझे तुमसे कोई विशेष बात करनी है। किस विषय में? श्रीनिवास के विषय में। मैं हाँ मिलाऊं?
अरे आपको समझ नहीं आता है गोविंदराज, मैं चयन करता हूँ, मेरा कर्तव्य है चयन करना, अपना पक्ष रखना। मैं चयन नहीं करूंगा तो मेरा वहां होने का लाभ क्या है? तुम सदैव ऐसी समस्या खड़ी कर देने वाली बातें कैसे कर पाते हो श्रीनिवास? ऋषि भृगु राजपुरोहित हैं इस राज्य के। अरे राजनीति में प्रभाव है उनका भाई। इतने बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से तुम क्यों शत्रुता मोल लेना चाहते हो? मैं कहाँ शत्रुता मोल ले रहा हूँ हमारे राज्य के राजपुरोहित जी से? मैं तो बस सत्य कह रहा हूँ ना, और चयन करता होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है वो मैं निभा रहा हूँ। आपने देखा ना कैसे कैसे व्यक्ति आए थे, कैसे कैसे प्रतियोगी थे। नृत्य का न नहीं आता उन्हें, यदि उनमें से किसी एक व्यक्ति के लिए ऋषि भृगु ने हाँ कहा होता तो क्या उसका विवाह में राजकुमारी पद्मावती के साथ होने देता? नहीं। अरे राजकुमारी पद्मावती विश्वास करती है मुझ पे, विश्वास कभी किसी का तोड़ना नहीं चाहिए गोविंदराज। और रही बात ऋषि भृगु की, तो वो चिंता भी आप छोड़ दी, क्योंकि वो चिंता मैं दूर कर चुका हूँ। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि जब तक मेरी बताई हुई तिथि सिद्ध नहीं हो जाती कि उचित है या अनुचित, वो मुझे वेंकटगिरी से जाने के लिए नहीं कहेंगे, ना उनके घर से जाने के लिए कहेंगे। एकमात्र यही बात है इस पूरे प्रकरण में जो ठीक हुई है श्रीनिवास। ख्याति, मुझे श्रीनिवास को लेकर कुछ खटका सा लग रहा है। ऐसी क्या बात है? श्रीनिवास तो आपके साथ चयन करता था ना, क्या वहां उससे चयन करने में कोई त्रुटि हुई है? नहीं, वहाँ कोई त्रुटि नहीं हुई है। स्वयंवर भी अच्छे से हो गया, किंतु मुझे श्रीनिवास का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। क्यों? आपने तो स्वयं उसकी प्रशंसा की है, और अब तो उसने आपके कहे अनुसार भार्गवी के विवाह की तिथि भी बता दी है। मैं तो आश्चर्यचकित थी कि आपने स्वयं उसकी बात को इतनी शांति से कैसे स्वीकार कर लिया। अरे कुछ स्वीकार नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये तो समय बताएगा, क्योंकि मैं जानता हूं समय के अनुसार श्रीनिवास की भविष्यवाणी अनुचित सिद्ध होगी, और जैसे ही उसकी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध होगी, मैं उसे यह नगरी सदैव के लिए छोड़ने के लिए कह दूंगा। और उसकी भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करने का एक ही मार्ग है, हमें भार्गवी का विवाह उस तिथि से पूर्व करवाना होगा। किंतु आर्य, आपने उसे वचन दिया है कि उसकी दी गई तिथि के आने से पूर्व आप उसे नगरी छोड़कर जाने का आदेश नहीं देंगे। वो तो तब जब भार्गवी का विवाह ना हुआ। यदि उससे पूर्व ही भार्गवी का विवाह हो गया तो स्वयं उसकी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध होगी। तत्पश्चात उसे यहां रहने का समय क्यों दें? मैं श्रीनिवास की ऐसी परीक्षा लूंगा कि वह असफल सिद्ध होगा और उसकी भविष्यवाणी भी असत्य सिद्ध होगी। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये पाप है। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बाबा ने तो श्रीनिवास को वचन दिया था, और अब बाबा ये योजना बना रहे हैं। नहीं, बाबा ने श्रीनिवास को कुछ और कहा, और अब उनके मन में कुछ और चल रहा है। श्रीनिवास तो ये सोचकर प्रसन्न होगा कि बाबा उसे स्वीकार कर लेंगे। उसे लग रहा होगा कि वो बाबा को प्रसन्न कर रहा है। बाबा तो यहाँ एक भीषण परीक्षा लेने की सोच रहे हैं। श्रीनिवास तो ये सोचकर बैठा होगा कि विवाह की तिथि उसने मुझे बताई है, मैं समय है, किंतु मैं ये क्या देख रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, ये उचित नहीं है। आज तक सर झुकाकर बाबा की हर बात को स्वीकारा है, पर आज पहली बार बाबा की बात पर विरोध करने का मन कर रहा है। मुझे श्रीनिवास को शीघ्र ही मिलकर बताना होगा कि मेरा संदेह उचित निकला। बाबा सोच कुछ रहे हैं और उनके मन में कुछ और ही चल रहा है।
भले ही बाबा ने श्रीनिवास को 6 महीने का समय दे दिया है, किंतु श्रीनिवास को दोषी सिद्ध करना चाहते हैं। भार्गवी, क्या हुआ पुत्री? तुम मेरी पुकार से इतना शॉक क्यों गई? तुम्हारे मस्तक पे इतना पसीना क्यों है? तुम ठीक तो हो ना? बाबा, वो मैं भोजन परोस रही थी ना, गर्मी लग गई, बस इसलिए। आप भोजन ग्रहण कर लो। ये भोजन तुमने पकाया और परोसा है। जब तुम छोटी थी ना, तो जब भी तुम्हारी माँ भोजन परोसती थी, तुम दौड़ के मेरे पास आती थी और मेरे पास बैठ जाती थी और ये हट करती थी कि पहला निवाला तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। और वो निवाला तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों में तो आता नहीं था, इसीलिए वो निवाला मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाया करता था। और आज तुम्हारे वो नन्हे नन्हे हाथ इतने बड़े हो गए कि उन्हीं हाथों से तुमने भोजन पकाया और परोसा है। मेरी पुत्री बड़ी हो गई। किंतु क्षमा करना पुत्री, मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। मुझे राजमहल में अतिथि सत्कार स्वीकारना होगा। किंतु तुमने इतने परिश्रम से भोजन बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम बचपन की भांति पहला निवाला मेरे नाम का ग्रहण करना, और मैं इस स्वयंवर के पश्चात तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ खाना अवश्य चखूंगा। मैं चलता हूं। नहीं बाबा, मैं आज आपके नाम का ग्रास नहीं खाऊंगी, क्योंकि आप जो श्रीनिवास के साथ कर रहे हैं वो अनुचित है, और मुझे ये सब श्रीनिवास को बताना ही होगा।